नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं जीके के महत्वपूर्ण सवाल जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को देखने के साथ साथ आप भी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया। मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेटस है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी। दिल्ली सल्तनत पर क्वेश्चन हमेशा आता है, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने शासन किया था। वो कौन कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और 5वां है लोधी वंश। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक का बात किया जाए तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ थे, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी, जो अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो सारनाथ में बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध द्वारा जो गिरह त्याग किया गया था उस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, और जिसकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो पहला प्रवर्तन दिया गया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जो गिरह त्याग किया गया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जिसकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो शक कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि शक संवत की शुरुआत किसने किया था। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट करके हमको बताइए। चलिए अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार जो सर्वप्रथम हुआ था वो चीन में हुआ था 13वीं सदी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न है, किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इसकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात किया जाए वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में 1608 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो भारत में पहला डाक टिकट जो जारी हुआ था 1852 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में शासनकाल में 1852 ईस्वी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1852। अगला प्रश्न है,
वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, जो मुंबई में है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसलिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन जो भी 10 वर्ष के लगातार नियमित जनगणना हो रही है वो लॉर्ड रिपन के काल से स्टार्ट हुआ है 1881 ईस्वी से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जो भारत में जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय वाक्य को? मुंडको उपनिषद से। संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। यदि इसे लागू करने की बात किया था तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासक ने बनवाया था, इसलिए इसका आंसर का ऑप्शन सी गुप्त। इसको गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में जंग रहित लोहे का स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोलेक्ट एक्ट। इस एक्ट के तहत 2 राष्ट्रीय नेता सतपाल और डॉक्टर सफेदुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण आपात बैठक बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा के लिए कितने वर्ष चाहिए? 30 वर्ष। और 21 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 21 वर्ष है। और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितने होनी चाहिए? 25 वर्ष। और 35 वर्ष राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। तब मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है देश रत्न किसे कहा जाता है? तो देश रत्न किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद को। और लोकनायक का बात किया जाए तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए नाम हैं, तो श्वेत क्रांति के साथ कौन जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। का आपका पहला प्रश्न है
चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इसका अन्य नाम कौटिल्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक था अर्थशास्त्र था, जिसका संबंध राजनीति से था। इसका किसका संबंध था? चाणक्य का प्रसिद्ध पुस्तक कौन था? अर्थशास्त्र था, जिसका संबंध किससे था? इसका संबंध अर्थशास्त्र जो था अर्थशास्त्र से ना होकर राजनीति से था। इसलिए ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश है, इसमें कौन कौन है? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, सातवाहन वंश। तो इसमें सबसे पुराना राजवंश का बात किया गया है, तो सबसे पुराना राजवंश इसमें कौन सा है? हर्यक वंश है। इसका ट्रिक से याद करना है, हसीन मशूक शाह। इसका ट्रिक्स है हसीन मशूक शाह। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कन्नव वंश और सा से सातवाहन वंश। इसी तरह इसका क्रमवशः याद कर लेना है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सही होगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स पिरसेप था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स पिरसेप। जेम्स पिरसेप ने अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। यदि शिलालेख की बात किया जाए तो अशोक के शिलालेख की जो खोज किया था 1750 ईस्वी में पेदरेटी पैंथलर ने की थी। कौन किया था? 1750 ईस्वी में पेदरेटी पैंथलर ने इसकी खोज किया था शिलालेख की। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसी युद्ध में, कलिंग युद्ध में ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। कलिंग का हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ था? कलिंग युद्ध के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो जो मेगास्थनीज है भारत जो आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति के द्वारा ही, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और शुंग वंश की स्थापना की। बृहदर्थ के हत्या करने के बाद इसने शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वह शासक था भारतीय जिसने भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य की साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने जिंदगी के अंतिम दिन जो थे वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक विख्यात थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त। अशोक जो है बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, वह कौन थे? उपगुप्त थे। अगला प्रश्न है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? इसका ट्रिक्स हमको बताए हुए हैं, हसीन, मशूक, शाह। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मशूक यानी कि शुंग वंश। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शुंग वंश। यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अमित्रघात के नाम से जाने जाने वाला कौन सा शासक था? वो था बिंदुसार। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अमित्रघात मतलब होता है, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नीतियां। हम पहले ही बता चुके हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र पर चर्चा ना करके वो राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। इसलिए अर्थशास्त्र का संबंध कौटिल्य का किससे था? राजनीतिक से था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो जो मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन। मौर्य काल में पन नामक मुद्रा का प्रचलन में था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहेगा, इसीलिए आपको ट्रिक्स को याद कर लेना है। क्या कौन सा ट्रिक्स है? हसीन, मशूक, शाह। तो हसीन, नंद, मशूक यानी नंद वंश के बाद कौन सा शासन आया था? तो मौर्य वंश आया था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? जो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो कौन थे? वो थे खारवेल। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग नरेश खारवेल। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? जो रेशम मार्ग का जो खोज किया था वो कौन थे? कनिष्क थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? और जो चरक और नागार्जुन थे वो कनिष्क के राय दरबार की शोभा थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो शक संवत की शुरुआत जो हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। और यही यदि पूछा जाए कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी 58 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था विक्रम संवत की शुरुआत? 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में, कनिष्क के काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, यानी पुरुषपुर, पेशावर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहन के संबंध में कौन से मुद्रा प्रचलन में था? तो सीसा का मुद्रा चलता था। कौन सा मुद्रा चलता था? सीसा का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पे कौन सा राज किया था? इसलिए इसका ट्रिक्स याद ही रखिए। कौन सा ट्रिक्स था? हसीन, मशूक, शाह। तो शुंग वंश के बाद कन्नव वंश ने शासन किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नव वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस। और कन्नव वंश के संस्थापक थे वासुदेव। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच में है। और डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैग्नोट लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था?
जो मांडा है वो चिनाब नदी किनारे स्थित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब नदी। यदि हड़प्पा जो है, हड़प्पा की बात किया जाए तो रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और जो रोपड़ है सिंधुकालीन स्थल रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो भारत की संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड से। जर्मनी से आपात उपबंध को लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, और यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में। अगर आप इसका क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडल को दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। और यहाँ दिया हुआ मैनोमीटर का जो मैनोमीटर है वो गैसों के दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, गैसों के दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला प्रश्न है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, वो कर्क रेखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा। अगला प्रश्न है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। हर्यक वंश के अजातशत्रु जो शासक थे उसको कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और कुनिक किसे कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि तरंग जो होती है वो कौन सी कैसी तरंग होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापंदम नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापंदम नंद थे। और नंद वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन थे, घनानंद थे। अगला प्रश्न है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको पहले बता चुके हैं, रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मखली गोसाल। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी,
तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। यदि बात किया जाए बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। पहला उपदेश का बात किया तो सारनाथ, और सर्वाधिक उपदेश का बात किया जाए तो होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? वो थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलार कलाम। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो होगा पाटलिपुत्रा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। और दूसरी जैन महासभा का आयोजन की बात किया जाए तो कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। पहला पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमर। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासक द्वारा जो जारी किए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। और जो मौर्य काल में जो मुद्राएं चलती थी उसे पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौर्य काल में पन नामक मुद्रा का प्रचलन था। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त, क्योंकि एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त। जो एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यदि निकट दृष्टि दोष के बात किया जाए तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूरदृष्टि दोष के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं और जौ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ। शून्य की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? वो शिकार थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, शिकार। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मालखंड या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश के जो राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालखंड या मानखेत। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक के बात किया जाए तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? वो दंतीदुर्ग थे। कौन थे? दंतीदुर्ग। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में जो सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था उसमें वहां का शासक कौन था? दाहिर था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाहिर। तो सबसे पहला जो हुआ था मुस्लिम आक्रमण हुआ था कौन? तो कौन आए थे? मोहम्मद बिन कासिम। इसमें उस समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। अगला प्रश्न है,
चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं थे वो कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे? शैव धर्म। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद था वो किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो था वो गुलाम वंश के संस्थापक थे जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगला जो प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरई। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत हुआ था 1970 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? वो दूध से उत्पादित है। इसलिए क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन से। आपका प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है? वो तो राजस्थान में है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। जो कालीबंगन है जो किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे है। यहाँ गुजरात दिया हुआ है। गुजरात में कौन सा स्थल है हड़प्पाकालीन स्थल? सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? लोथल है, वह जो भोगवा नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? वो कालीबंगा से मिला है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तल मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तल मूर्ति प्राप्त हुई है? वो हड़प्पा से हुई है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो मिला है कालीबंगा से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? जो हड़प्पा स्थल कौन सा स्थान था जिसे नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो से हुई है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता तो किस युग में पड़ता था? वो आद्य ऐतिहासिक काल है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता था? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वो थी ग्रीक। हाँ ठीक है, ग्रीक सभ्यता जो थी उसके समकालीन तो थी ही नहीं। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से समकालीन थी, चीन की सभ्यता से भी समकालीन थी। तो वह कौन सी सभ्यता जिसके समकालीन नहीं थी? ये ग्रीक सभ्यता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का बनावट था वो आकार था किस प्रकार था? त्रिभुजाकार था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा के लोग क्या थे? मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग कर देते थे? लाल रंग का प्रयोग कर देते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग।
अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग को तो कहा गया है मोहनजोदड़ो को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वह कौन सा स्थल है जहां एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वो स्थान था चनहुदड़ो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो तो कांस्य युग की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो तो व्यापार करते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? वो तो गुजरात में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? वो लोथल था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल भोगवा नदी किनारे तट पे है। कालीबंगा जो कहाँ है? वो राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो वह कौन सी फसल थी जो हड़प्पा कालीन द्वारा नहीं उपजाया जाता था? तो वो गेहूं और जौ सर्वप्रथम उपजाया गया था। तो गेहूं और जौ होगा, चावल भी होगा, दाल जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग के द्वारा उपजाया नहीं जाता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दालें। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पकी ईंट से बना देते थे वो सिंधु सभ्यता के घर के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे अपना घर जो बनाते थे वो किससे बनाते थे? पकी हुई ईंट से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईंट। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला को क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड, इसलिए याद रखिएगा मृतकों का टीला, और इसको कहा जाता है माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वह कौन सा स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो बालाकोट समुद्र तट पर था। कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, कोटदीजी। सुरकोटदा भी था, लोथल भी था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोटदीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो किसको माना जाता है? विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो सैंधव स्थल में जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें सर्वाधिक किस पशु का उत्खनन हुआ है? वो तो बैल का हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो घरों को विन्यास के लिए कौन सी पत्ती का अपनाया था उन लोग? ग्रीड पत्ती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीड पत्ती। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह
कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल, जो गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की प्राप्ति हुई थी, स्वर्ण की भी हुई थी, चांदी की भी हुई थी, लोहा से उन लोग क्या थे? अनभिज्ञ थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा धातु प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसमें कौन कौन सा है? लोथल तो गुजरात में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी उधर पाकिस्तान में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोथल है गुजरात के भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हाथी, घोड़ा, गाय का प्राप्ति हुई है, शेर का प्राप्ति नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेर। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचय नहीं थे? तो हड़प्पा धातु वो तो लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए याद रखिएगा, सोना और चांदी से परिचित थे, तांबा और कांसा से भी थे, टीन एवं शीशा से भी थे। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी, लोहा, तो लोहा से वो परिचित थे नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था? वो तो हड़प्पा सभ्यता सबको जानता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य छांटना है? इसका ऑप्शन है ए, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो सच में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, तो गलत बोल रहा है, लोग लोहे से परिचित थे क्या? नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोग लोहे से परिचित थे। नगरों में नालियों की शुद्ध व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि लोग लोहा के बारे में जानते नहीं थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। आप यदि इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अथवा बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ था? वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? दायमाबाद से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दायमाबाद। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? जो रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। चेनाब दिया हुआ है, चेनाब जो है, मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था, सतलज, रोपड़। और सिंधु कालीन स्थल कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो स्थित था वो सिंधु नदी किनारे स्थित था। और जो हमारा हड़प्पा था वो रावी नदी किनारे स्थित था। तो इसमें बोल रहा है कि रोपड़ कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतलज। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मैंने बता दिया कि मांडा जो है वो चिनाब नदी किनारे स्थित था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्तर में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में, कौन सा अवस्था में? विकसित अवस्था में जो है घरों में कुओं के अवशेष कहां से मिला था? वो मोहनजोदड़ो से मिला था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो पता चलता है वो कहां से प्राप्त हुआ था? वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का। जो हड़प्पा काल के मुद्राओं में जो बनने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया गया था, किसका उपयोग किया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो जो रंगपुर है वो कहाँ पे है? वो सौराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है।
तो सब विदित स्नानागार कहाँ पे आ गया है, वो तो सबको जान रहे हैं, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वो कौन थे, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज किसने किया था, वो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, आद्य शिव। कौन सा, आद्य शिव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आद्य शिव। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा की सभ्यता कैसे थे, शहरी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग थे किस पे विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र शक्ति। और आज का अंतिम प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।